नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि CGPDTM का आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है 25 जनवरी को। और इसमें आपको पता है आपका एक सेक्शन है आईपीआर। आईपीआर एक सब्जेक्ट है, बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है। मैंने आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स दिए हैं यूट्यूब पर, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है फुल सिलेबस आईपीआर की, और वो आपकी सफिशिएंट है मेंस एग्जाम के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही मैंने पढ़ाया था, मेंस के लिए भी सफिशिएंट है। आप अगर वो पूरी के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, देखने के बाद आपको समझ आएगा कि जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, अगर काश मैंने पहले देख लिया होता तो 12-13 स्कोर कर लेता, क्योंकि जो पढ़ाया है एज इट इज वहीं से आया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी बच्चों को आंसर्स दे दिए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बोला था सर, क्वेश्चंस पूछे थे जो भी उन्होंने, उसके बाद क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, आंसर की आई थी, तब भी मैंने उनको आंसर्स दे दिए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलने लगे सर, एक बार एक वीडियो के थ्रू आप हमें इसके सॉल्यूशंस दे दीजिए, समझा दीजिए तो बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा इसी बहाने चलिए एक आपको पूरा पेपर जो आया है उसका पूरा हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, और क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको फिर बोलूंगा, आईपीआर में अगर आप चाहते हैं 20 में से 15 से 16 नंबर स्कोर करना, आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। बहुत यूजफुल है। और उसके साथ साथ हम आपको फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपकी 17 से अवेलेबल हो जाएगी, और उसमें टोटल 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। उनको जरूर लगा के जाइएगा। आप देखिएगा वहां पर एग्जाम में 80% 90% क्वेश्चंस आपको आईपीआर के वहीं से मिलेंगे। और मैंने पहले भी बोला था जब मैंने प्रीलिम्स का आपका एग्जाम हुआ था, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए, आप आईपीआर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, अब जब एग्जाम हो गया तब कैंडिडेट अरे सर, काश पहले पढ़ लिया होता तो इतना हो जाता। अब उनको समझ आ रहा है कहाँ मिस्टेक हुई है। अब इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ऐसी गलती मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि 15 में से 16 नंबर तक आप लेके आइए। एटलीस्ट 15-16 तो स्कोर करिए आईपीआर में, क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। और जो जो टॉपिक बचे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने ऑलरेडी पूरा फुल सिलेबस दे दिया है। क्या बचा हुआ है, सिर्फ आपका ट्रिप्स बचा है। मैंने ऑलरेडी वो भी ट्रिप्स भी पढ़ाया हुआ है, WIPO भी पढ़ाया हुआ है, WTO भी पढ़ाया हुआ है। कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, और अगर लगेगा कि कुछ जरूरत है तो वो हम आगे उसको वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या उसका भी हम एक सेपरेट या एक इंडिविजुअल उसका भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उसको कैसे हमें देखना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर पोएट created a new poem. He performed that poem for the first time on 21st August 2000. He published his poem on 2nd January 2012. In a meeting on 4th February 2013, he discussed his plan for IPR protection of his work under Copyright Act. While on his way to perform the poem on 25th time, Mr. Poet died on 31st December 2022. How long copyright of his work will be protected? पहली चीज़ तो मैंने आपको जब पढ़ाया था कॉपीराइट, उसमें मैंने आपको बताया था कॉपीराइट के लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि आपको ये रजिस्टर कराना, आपको इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जिस दिन आप कोई चीज़ लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, मान लीजिए सपोज आपने कोई एक पोएम लिखी, आपने उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, बस उसी दिन से आपका कॉपीराइट चालू हो जाता है। आपको मतलब बेसिकली क्या है कि आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत कॉपीराइट में नहीं पड़ती, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे कि इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है, राइट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड एज इट वॉज ओनली डिस्कस एंड नॉट रजिस्टर्ड, गलत है, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। आप मैंडेटरी है ही नहीं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, ये बता रहे हैं कि जो मिस्टर पोएट थे ये मरे किस दिन, 31 दिसंबर 2022 को, और उन्होंने पूछा इनका कॉपीराइट कब तक प्रोटेक्ट रहेगा। तो जिस दिन इनकी डेथ हुई है 31 दिसंबर 2022, उसका नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यानी कि 2023 से 60 ईयर्स तक आपका कॉपीराइट का टर्म चालू हो जाता है। कहाँ पर मेंशन है ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है कॉपीराइट का, पूरे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर दिए हैं, कितने सेक्शन हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, सब बताया है। कॉपीराइट का आप देखेंगे वहाँ पर भी मैंने बताया। और कॉपीराइट का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट किस सेक्शन में मेंशन है ना।
दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान रखिएगा। इस पेपर के सॉल्यूशन से आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ये पूछ सकते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। सबसे पहली चीज़ देखिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो किस टॉपिक से या किस पर्टिकुलर चीज़ से पूछे हैं, वो पूछा है टर्म, या हम बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन, इस चीज़ का ड्यूरेशन कितना है। कोई भी कॉपीराइट, पेटेंट या आपका क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क हो गया, SICLD हो गया, कुछ भी हो गया, इन्होंने टर्म या ड्यूरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके टर्म और ड्यूरेशन से पूछे गए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि 2023 यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर पोएट प्लस 60 ईयर्स बिगिनिंग 1 जनवरी 2023, यानी कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट होता है 60 ईयर्स के लिए, लेकिन जब उसकी डेथ हुई है तब से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से वो काउंट होता है। तो 31 दिसंबर 2022 को डेथ हुई है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2023 नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2023, वहाँ से प्लस 60 ईयर्स। और इसके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ती है, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रिप्स अंडर WTO कवर्स इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहला क्वेश्चन मैंने जो आपका है वो मैंने आपको कॉपीराइट में पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये मेंशन कहाँ पर है ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये मेंशन है, आप चैप्टर नंबर 5 में जाइएगा, चैप्टर नंबर 5 कॉपीराइट एक्ट में देखिएगा, आपको सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 23 में ये टर्म या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रिप्स अंडर WTO कवर्स इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्स जो है इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें ये बताता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। टोटल कितने पार्ट हैं पहले वो समझिए। टोटल यहाँ पर 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट हैं। हर एक पार्ट का क्या मतलब है ये उसमें ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है। मैंने आपको ये तो बताया था कि कितने पार्ट होते हैं, टोटल 7 पार्ट होते हैं, लेकिन उन पार्ट्स का क्या क्या मतलब है ये नहीं बताया था। तो ये एक तरह से क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अगर हो सकता है आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर था WTO का जो पार्ट नंबर आपका 3 आता है वो हमें बताता है इन्फोर्समेंट ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। टोटल 7 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, तो उसके पार्ट 3 में आता है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पार्ट नंबर 3। ये अभी हम आपको जब ट्रिप्स का एक और लेक्चर देंगे वहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है ये, ट्रिप्स के टोटल 7 पार्ट हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पार्ट 1 क्या बोलता है, पार्ट 1 है क्या बेसिकली, पार्ट 1 मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जनरल प्रोविजंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। पार्ट 1 जनरल प्रोविजंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। पार्ट 2 है स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग द अवेलेबिलिटी, स्कोप एंड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पार्ट 3 है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पार्ट 4 है एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिलेटेड इंटर पार्ट्स प्रोसीजर्स। ये है हमारा पार्ट 4। पार्ट 5 क्या कहता है, पार्ट 5 है डिस्प्यूट के बारे में। पार्ट 5 है डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट, डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट। पार्ट 6 है हमारा ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स और पार्ट 7 है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, पार्ट 6 है हमारा ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स और पार्ट 7 है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स या हम बोल सकते हैं फाइनल प्रोविजंस। ये आपका पार्ट 7 में मेंशन है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन हमारा। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत आसान है, WIPO पढ़ाया था, वहाँ पर बताया था आपको। WIPO के टोटल 4 ऑर्गन हैं। कौन कौन से हैं, जो 4 के 4 यहाँ पर लिखे हैं वही 4 के 4 यहाँ पर हैं। जनरल असेंबली, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ब्यूरो। ठीक है, जिसके इंटरनेशनल ब्यूरो को कहीं कहीं सेक्रेटेरिएट भी लिखा जाता है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये 4 के 4 हैं। करेक्ट आंसर है A, B, C एंड D ओनली, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर 2, पार्ट 3। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं टिक कर दे, हालांकि आंसर्स तो आपके पास ऑलरेडी रहेंगे, हैं आपके पास। हाउ मैनी मेंबर्स स्टेट्स WIPO हैज़ एज ऑन
1 जनवरी 2023, ये भी क्वेश्चन आपको कराया है। पूरा एक एक चीज़ बताई थी। WIPO का लेक्चर देखा होगा PDF में, दूसरा या तीसरा पेज है, वहाँ पर क्लियरली मैंने बताया था 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स में से 122 आपके रिप्रेजेंटेड स्टेट्स हैं और 71 अनरिप्रेजेंटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेड और ये अनरिप्रेजेंटेड। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आ गया आपका, ये भी मैंने आपको कॉपीराइट का जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको दिया था, एक इमेज फाइल शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पर। कॉपीराइट एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मेंशन किया था, पेटेंट एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी मैंने आपको दिया है। तो उसमें आप देखेंगे सेक्शन नंबर 14, और जब मैंने आपको कॉपीराइट पढ़ाया था, आपने लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये मैंने क्लियरली समझाया था मीनिंग ऑफ कॉपीराइट कहाँ पर मेंशन है। सेक्शन नंबर 14 में, कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन नंबर 14। तो आप देखते चलिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, सब कुछ कराया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 4, हाँ ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाला, जो कि मैंने आपको नहीं कराया था। तो आप ये 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आए हैं। और ऊपर एक क्वेश्चन ये है, शायद आपका कौन सा मिला था, हाँ ये ट्रिप्स वाला। मैंने ये बताया था कितने पार्ट्स हैं, लेकिन उस पार्ट्स का क्या मतलब है ये नहीं पढ़ाया था। तो 1 2 3, सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो आप हो सकता है शायद ना कर पाए, बाकी 15 में से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए थे। वो 12 के 12 क्वेश्चन एज इट इज़ आप हमारे उस पर जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, सब कुछ उसी के अंदर से पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाला, तब आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, अभी तक WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। 13th होने जा रही है। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपका शायद 25 या 26, 26 से 29 फेब 2024 को ये कहाँ पर होने जा रही है? अबू धाबी में, अबू धाबी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिस सिटी ऑल्सो सॉ द ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज एडॉप्ट अ वेवर। अब आप कितना डीप में पढ़ लेंगे, आप इसका आंसर नहीं कर सकते। आपने अगर पढ़ा भी होगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, आपको ये पता होगा पहली कहाँ पर हुई है, दूसरी कहाँ पर हुई है, तीसरी कहाँ पर हुई है, चौथी कहाँ पर हुई है, लेकिन आप उसके अंदर आप जा कर के आपने ये तो पढ़ा ही नहीं होगा कि उस आर्टिकल का क्या प्रोविज़न है, वहाँ पर उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, क्या उनका आउटकम है, ये हमें नहीं बता सकते, इतना डिटेल में हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पढ़ाएंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जेनेवा। वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, किन किन मुद्दों पर बात हुई थी, ये हम आपको उस लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको इसका क्या है? जेनेवा। टोटल 12 हो चुकी हैं, 13वीं होने जा रही है अबू धाबी में। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसका पहला वीडियो, उसमें ही मैंने आपको जो ओरिजिन ऑफ IPR है वहीं पर पढ़ाया है ये। What is the name of the Act of 1856 on protection of inventions based on the British Patent Law of 1852, in which certain exclusive privileges granted to inventors of new manufactures for a period of 14 years? Act 6 of 1856 पहला वीडियो लेक्चर है, शुरुआत में ही मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, पेटेंट एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है वो आपको यहाँ पर पढ़ाया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कराया है, आप नहीं बोल सकते हैं ये नहीं कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। मिस लेखा हैज़ रिटन एन ओरिजिनल स्टोरी, वॉट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव्स हर द राइट टू डिसाइड हु कैन मेक एंड सेल कॉपीज ऑफ हर वर्क। सिंपल है, स्टोरी हो गई, पोएम हो गई, आपका लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, सब किस में आता है? कॉपीराइट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखिए। देखिए SICLD अगर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी मैंने आपको ये कराया था। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, SICLD प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएटर फॉर, किस चीज़ के लिए देते हैं? 10 years फ्रॉम फाइलिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि जो इनको राइट्स मिलते हैं कब से मिलते हैं? 10 साल तक मिलते हैं, जब से एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तब से लेकर के 10 साल तक। यानी कि ये क्वेश्चन किसका पूछा गया है? टर्म, या बोल सकते हैं ड्यूरेशन।
तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहे हैं, और बहुत सिंपल पेपर था। सच बोल रहे हैं, 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए थे। चलो 3 आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गए, 1-2 आपने गलत भी कर दिया, 10 नंबर तो कहीं नहीं गए थे। और नेगेटिव मार्किंग है, मैंने बोला था आपको नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान से पेपर करना। लेकिन क्या है कि वो आदत में शुमार है कि नहीं, हम तो करके आएंगे, 150 में 150 लाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। मिस्टर मिल्की discovered a totally new way to process milk. Cheese made from it do not have any fat. Identify the applicable category of IPR. देखो भाई सिंपल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया तरीका खोजा है मिल्क को प्रोसेस करने का, उसके बाद उन्होंने उससे चीज़ निकाला। तो ये क्या है, ये है क्या, ये एक तरह का प्रोसेस है ना, किस में आ जाएगा? सिंपल आंसर है यार, करेक्ट है इसका, पेटेंट। बस ट्रेडमार्क किसका होता है यार, खुद सोचो आप। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आएगा क्या? नहीं आएगा। कॉपीराइट किसका होता है? कॉपीराइट ड्रामेटिक वर्क हो गया, आपका सॉन्ग हो गया, पोएम हो गई, स्टोरी हो गई, इसका होता है। ठीक है। ट्रेडमार्क किसका होता है? ट्रेडमार्क ऐसा मार्क जो बिजनेस में यूज़ किया जा सके, साइन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, लोगो हो गया। तो ये क्या आएगा क्या ट्रेडमार्क में? सिंपल सा है यार। ये लोग भी, आप लोग ये भी गलत करके आए थे, इसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और ट्रेडमार्क तक टिक करके आए थे। सिंपल है। इसमें आप चलो, आपको नहीं पता है कि ये किस में आता है प्रोसेस, पेटेंट में नहीं आता, आपको नहीं पता, तो बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। सीधा सीधा आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका पेटेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? पेटेंट। ये 3 के 3 आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें आता ही नहीं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट कन्वेंशन स्टेटस एन एप्लीकेंट शुड फाइल द एप्लीकेशन इन इंडियन पेटेंट ऑफिस। देखिए कन्वेंशन स्टेटस मतलब क्या है? जो कन्वेंशन कंट्रीज है, मतलब कि अगर आपको भारत के बाहर रजिस्टर कराना है पेटेंट, तो आपको क्या करना होगा? कन्वेंशन एप्लीकेशन जो होती है वो आपको देनी होगी। कब से देनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, और यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। इन ऑर्डर टू गेट कन्वेंशन स्टेटस एन एप्लीकेंट शुड फाइल द एप्लीकेशन इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस विद इन, कब तक देनी होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग सिमिलर एप्लीकेशन इन द कन्वेंशन कंट्री। कब तक देनी होती है? करेक्ट आंसर है 12 मंथ्स। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा या वीडियो नहीं देखा होगा, टेलीग्राम पर मैंने एक कन्वेंशन एप्लीकेशन करके एक इमेज शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर भी मैंने ये आपको बताया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 मंथ्स। 1 साल के अंदर अंदर फाइल करना होता है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 147। देखो ये वही आ गया आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। टोटल अभी तक कितनी हुई हैं? 12 हो चुकी हैं, 13th होने जा रही है अबू धाबी में। ठीक है। तो ये 12 कहाँ कहाँ पर हुई हैं, बस आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर सकते, अगर पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। पहली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट, वो कहाँ पर हुई थी? वो आपकी हुई थी सिंगापुर में। ठीक है। दूसरी नहीं, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि थर्ड जो हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी सीटल में। इसके बाद हमसे पूछ रहा है 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, छठी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पर हुई थी? छठी हुई थी आपकी हांगकांग में। ठीक है। और जो लास्ट बचती है 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो आपकी कहाँ पर हुई है? वो आपकी हुई है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर हुई है? जेनेवा में। ठीक। और जो अभी लेटेस्ट हुई है 12th, ये कहाँ पर हुई है? जेनेवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए टोटल आपकी जो मैंने आपको बताई है, टोटल कितनी हुई हैं ये भी आपको पता है। टोटल 12 हुई है, 13वीं आपकी अबू धाबी में होने जा रही है। तो अगर हम बात करें, आप ये चाहेंगे कि हम आपको एक एक चीज़ पूरी, देखो अगर हम बता दें, पहली आपकी पता है आपकी सिंगापुर में हुई थी, दूसरी आपकी जेनेवा में। आप याद करोगे ना जेनेवा में कौन कौन सी हुई हैं, तो आपकी दूसरी हुई है जेनेवा में, इसके साथ साथ आपकी 7th, 8th और आपकी 12th, ये आपकी कहाँ पर हुई हैं? 2nd, 7th, 8th एंड 12th, ये आपकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हैं ये आपकी हुई हैं जेनेवा में। ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ फिर इसको, तो आपको याद भी रहेगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी, 7वीं, 8वीं, 12वीं ये कहाँ पर हुई है? जेनेवा में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पहली आपको पता ही है, फर्स्ट कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में। ठीक है। सेकंड की हमने बात कर ली, थर्ड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तीसरी कहाँ पर हुई है? तीसरी हुई है सीटेल में। SEATTLE होता है, ये टी नहीं है, चलिए ठीक है कोई नहीं। तीसरी हुई है आपकी सीटल में। चौथी कहाँ पर हुई है? 4th आपकी हुई है दोहा में। 4th आपकी कहाँ पर हुई है दोस्तों? दोहा में। ठीक है, 4th आपकी हुई है
दोहा में। 5th हुई है कैंकन में, ये कैंकुन। 6th आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, जी हाँ दोस्तों 6th आपकी हुई है हांगकांग में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HK, हांगकांग में। 7वीं 8वीं कहाँ पर हुई है दोस्तों? जिनेवा में। 7वीं 8वीं कहाँ पर हुई है? जिनेवा में। 9th कहाँ पर हुई है? बाली, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। 10th कहाँ पर हुई है? नैरोबी, नैरोबी केन्या। इसके अलावा 12th बता दिया। 13th आपकी अभी होने जा रही है अबू धाबी में। अब कौन सी बस्ती है हमारी? अभी बस्ती है हमारी 11th हुई है ब्यूनो एरिस। ठीक है, 11th BUENOS, स्पेलिंग आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ब्यूनो एरिस। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ये 12 हुई हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 13वीं अभी होने जा रही है। इसका मैं आपको लेक्चर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है तो चांसेस हैं आपके मेंस में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किस किस मुद्दे पर बात हुई है और क्या क्या उसका आउटकम निकला उस कॉन्फ्रेंस का, इंपॉर्टेंट है। और ट्रिप्स के जो 7 पार्ट हैं वो भी पढ़ाना आपको इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे देखते हैं, इसको बात करते हैं, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91(1) ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999, अगर तुमने हमारा ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ा होगा, यहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका सेक्शन नंबर 91 है ट्रेडमार्क एक्ट का, इसमें मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको शेयर किया था, क्या बोलते हैं आपका, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे मैंने वो सारे के सारे आपसे शेयर किए थे। हाँ, ये मैंने ज़रूर बताया था कि हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या हाई कोर्ट अपील के लिए जो सेक्शन मेंशन है वो है सेक्शन नंबर 91, लेकिन ये है सब सेक्शन 91(1), ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, पूछ लिया गया। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91(1) ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, नो अपील शैल बी एडमिटेड इन हाई कोर्ट इफ इट इज प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। तो ये हमसे पूछा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 मंथ्स। देखिए मान लीजिए सपोज अगर रजिस्ट्रार के किसी भी ऑर्डर से, किसी भी निर्णय से आपको कोई आपत्ति है और आप चाहते हैं कि इसके आपत्ति के खिलाफ आप जाना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो आपको उस डेट से, जिस दिन उन्होंने आपको ऑर्डर दिया रजिस्ट्रार ने, उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट में ये अपील करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में? सेक्शन नंबर 91 के सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, आप स्किप मत करिएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, किस डेट से लागू हुआ है? 20 मई 2003। पहला ही लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया साइंड गैट एंड बिकेम गैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विद इफेक्ट फ्रॉम, देखिए इसका करेक्ट आंसर है 8 जुलाई 1948। ठीक है, WTO का मेंबर कब बना है? 1995 में। गैट का कब बना है? GATT का 8 जुलाई 1948। अब देखिए दोस्तों, ये पूरे 150 क्वेश्चन, जो आपके 15 क्वेश्चन आए थे, पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, बहुत ही एक तरह से समझिए यूनिक चीज़ें, जो ये पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, जो आपका पेपर आया इन्होंने इसमें पूछा। क्या पूछा है? सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इंडिया किसका मेंबर बना है, कब? इंपॉर्टेंट है ये, मेंस एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। WIPO का कब मेंबर बना है, WTO का कब मेंबर बना है, यूनाइटेड नेशंस का कब बना है, GATT का कब बना है, ट्रिप्स इसने कब लागू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो हो गया आपका ये। दूसरा भैया, जो हमने आपको एक्ट पढ़ाए हैं जितने सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, स्किप एक भी नहीं करना है। उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, हर एक एक्ट का ड्यूरेशन, या हम बोल सकते हैं टर्म, ज़रा इनको ध्यान से देख लेना, गौर से आंखें खोल के इनको पढ़ लेना। कितना टर्म है, किस डेट से लागू होता है, कब से लागू होता है, जब दिया जाता है तब से 10 साल, या फिर जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब से 10 साल, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, तो इस पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाकी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। आपको सारे एक्ट के अंदर जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इनको पढ़ना ही होगा। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इस पेपर में फोकस किया, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि हो सकता है आपके मेंस एग्जाम में ये
पूछ लिया जाए। तो इसलिए ध्यान से इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो लेक्चर्स आपको दिए हैं कंप्लीट है, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से, स्किप मत करिएगा, पढ़ के जाइएगा। अभी भी टाइम है आपके पास, आप 15 में से 16 नंबर आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज बोलोगे कि सर समझ ही में नहीं आया था, वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया था, वो तो चीज़ और पनीर पता नहीं क्या बना रहा था, हमारे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो फिर आपके छेने के रसगुल्ले भी वहीं बनेंगे, पनीर भी वहीं बनेगा, चीज़ भी वहीं बनेगा, सब बनेगा। तो अब आप क्या बताएं अब हम आपको। तो वही है, जितना बेसिक्स और जितने आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। देखो तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम है, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं, तुम एग्ज़ाम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो चीज़ करो उसको अच्छे से करो, अदरवाइज़ करो ही मत, बेस्ट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना ये सारे के सारे लेक्चर्स। और जो मैंने आपको बोला है कि ट्रिप्स या WIPO या WTO जो भी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इस पर मैं आपको एक लेक्चर दे दूंगा, उस पर मैं पूरा डिटेल में आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।